अच्छा, अब ये बताओ कि लास्ट क्लास में मैंने आपको कहा था कि ऑब्जेक्ट वाला चैप्टर घर से पढ़ के आना। अब कौन कौन पढ़ के आया है जरा बताओ। 2 दिन पहले बोला था मैंने, बल्कि 4 दिन पहले बोला था कि ऑब्जेक्ट वाला जो आपने चैप्टर है ये घर से पढ़ के आना है। इसको हम पहले पढ़ चुके हैं क्लास में, लेकिन मैंने कहा दोबारा पढ़ के आ जाना एक बार ना घर से। पढ़ा नहीं, मतलब देखा था थोड़ा ऊपर से ना। इधर भी पता ही होगा सर, मेमोरी अच्छी है हमारी। अच्छा देखो, ऑब्जेक्ट वाला चैप्टर में बात कर रहे हैं कि भाई आई एम श्योर यू हैव बीन सीन टेबल्स लाइक दिस कंपेयरिंग डिफरेंट पैकेजेस ऑफर्ड बाय अ वेब होस्ट। ये कह रहे हैं कि भाई मैंने आपको ना डिफरेंट पैकेजेस यहाँ पे बता दिए कि मंथली आपका इतना पैसा यहाँ पे लगेगा और आपको जो स्टोरेज है वो इतनी मिलेगी, आपका डेटा जो है आपको इतना मिलेगा और आपके जो पेजेस है वो इतने मिलेंगे। ठीक है, अच्छा अब आगे देखते हैं क्या बात कर रहे हैं। If you wanted to use this data in JavaScript, you could assign each value to a different variable like this. मिसाल के तौर पे अगर आपको ये वाला जो डेटा है ये अगर बनाना है तो जावास्क्रिप्ट के अंदर आप ऐसे बना सकते हो इसको। ठीक है, आपने बोला भाई प्लान वन नेम को बराबर कर दो बेसिक के, प्लान वन प्राइस, ये हो गया। मतलब आपने क्या कर दिया, यहाँ पे 15 किस्म के वेरिएबल बना दिए और सबको आपने अलग अलग किस्म का वैल्यू और टास्क यहाँ पे असाइन कर दिया। सर ये तो वेरिएबल में हुआ ना, ये वेरिएबल में ही है। वेरिएबल तो इसको टेबल कैसे सर हम बना? नहीं, यहाँ पे बात कर रहे हैं कि भाई ये जो डेटा है ना ये वाला, यस सर। इसको आपने ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, जावास्क्रिप्ट में ऐसे लिख सकते हैं, जावास्क्रिप्ट में ऐसे लिख सकते हैं। अच्छा आगे क्या बात कर रहे हैं भाई, हैविंग मेड ऑल दिस वेरिएबल असाइनमेंट यू कुड देन फॉर एग्जांपल राइट दिस जावास्क्रिप्ट स्टेटमेंट। ये बोल रहे हैं कि आपने ये सब बना दिया और उसके बाद आप ऐसा कुछ लिख दो अलर्ट के अंदर, उसको दिखा दो। अच्छा अब आगे आओ जरा। आगे आने के बाद ये कह रहे हैं कि भाई बट असाइनिंग ऑल दीज वैल्यूज टू अ वेरिएबल इज अनवाइडली एंड कैन लीड टू प्रॉब्लम इफ थिंग्स गेट कॉम्प्लिकेटेड। मतलब ये कि भाई यहाँ पे आपने अगर इसको अलग अलग वेरिएबल के अंदर रखा है ना, यस सर, तो कहीं ना कहीं जाके ना आपको परेशान कर सकते हैं। परेशान किस सेंस में कर सकता है कि भाई अगर आपको कोई एक भी अगर चीज़ अगर चेंज करनी है तो आपको इन 15 वेरिएबल्स में से उसको ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा तो इसका इन्होंने आसान सा बताया हुआ है कि भाई आप इसका क्या करो, एक अदद ऑब्जेक्ट बना दो। क्या कर दो भाई, ऑब्जेक्ट बना दो। यस सर। ठीक है, अच्छा ऑब्जेक्ट वाला चैप्टर कहाँ गया हमारा, ये। ठीक है, तो हमने क्या किया था भाई, ऐसा एक अदद ऑब्जेक्ट यहाँ पे बना दिया था। समझ आ रही है चीज़? यस सर, यस सर। या इधर देख लो, इसको बंद कर दो। यूजर वाला सर, मतलब यूजर ऑब्जेक्ट के अंदर हम उसको। अच्छा, in this example each hosting plane is an object, plan 1, plan 2 and plan 3, and each object has 5 properties, name, cost, space, transfer and pages। ये कहने का भाई यहाँ पे आपके पास ना ऑब्जेक्ट बने हुए हैं यहाँ पे 3, और तीनों ऑब्जेक्ट के पास ना प्लान 1, प्लान 2, प्लान 3 के नाम से 3 ऑब्जेक्ट बने हुए हैं और तीनों के पास ना 5 प्रॉपर्टीज है। नेम की है, प्राइस की है, स्पेस की है, ट्रांसफ़र की है और पेजेस की है। सही है, अच्छा properties are just variables that are attached to an object. In this case there is a string property name and 4 number properties, ये वाली for each object। ये कहने कि इस ऑब्जेक्ट के अंदर आपके पास 5 प्रॉपर्टीज हैं, एक जो है वो स्ट्रिंग है और बाकी जो 4 है वो क्या है भाई, नंबर है। सही है, अच्छा अब यहाँ पे आओ। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि भाई आपने क्या करा, आपने ऐसे करके क्या बना दिया भाई, ऑब्जेक्ट बना दिया। अब अगर आपको प्लान 1 का नाम एक्सेस करना है तो कैसे करोगे भाई, प्लान 1 का नाम, अच्छा प्लान 1 डॉट नेम, प्लान 1 डॉट नेम। अगर आपको प्राइस चाहिए उसकी तो प्लान 1 डॉट प्राइस, प्लान 1 डॉट प्राइस हो जाएगा। सही है, अच्छा थिंग्स टू नोटिस, द कोड बिगिन लाइक एनी वेरिएबल डेफिनेशन विद द कीवर्ड फॉलो बाय ऑब्जेक्ट नेम एंड देन एन इक्वल साइन। ये बोल रहे हैं कि भाई आपको यहाँ पे करना है कि भाई एक वेरिएबल बनाओ ऑब्जेक्ट को किसी भी नाम का और उसके अंदर आप क्या करो, एक ऑब्जेक्ट का यहाँ पे आके एक साइन लगा दो। ठीक है, अच्छा इसके बाद हमने थोड़ा सा आगे जाके एक और चैप्टर पढ़ा था यहाँ पे आके, कंस्ट्रक्टर का। याद है किसी को कंस्ट्रक्टर वाला चैप्टर? यस सर। क्या कर रहा था कंस्ट्रक्टर, क्यों इस्तेमाल करते थे हम उसको?
कंस्ट्रक्टर को हम क्यों इस्तेमाल करते हैं, हमने ऐसा ऐसा कुछ काम किया था ना। सर वैसे तो मुझे नॉर्मली पता है स्टैंड वाला पहले सर वो नाम ऑब्जेक्ट से क्रिएट होते ही कॉल हो ताकि जाए एरर ना आए, वो वाला सीन था ना। सर जिसमें दिस यूज होता है। दिस यूज होता है। दिस यूज होता है, सही है। वही वाला है। हाँ सर, फिर सर हम इसलिए यूज करते हैं ताकि अगर हम नाम चेंज करते हैं तो मसला ना आए, एरर ना आए कभी, क्योंकि ऑब्जेक्ट बड़े होते थे। कहाँ चला गया भाई, खैर यही आ जाओ वापस। अच्छा तो क्या कर रहे थे भाई हम, दोबारा बताओ। सर ऊपर उसकी वैल्यू दे रहे थे, फंक्शन बना रहे थे, और नीचे उसको गेट कर रहे थे, और ताकि उसी पैरामीटर से गेट कर रहे थे ताकि अगर नाम में मिस्टेक हो ना तो एरर ना आए। अच्छा यहाँ पे हमने फंक्शन एक बनाया था, और फंक्शन के अंदर हमने एक अदर फंक्शन का नाम डाला था, यस सर। और नाम डालने के बाद उस फंक्शन के पैरामीटर के अंदर हम कुछ चीज़ें यहाँ पे एक्सेस कर रहे थे, ठीक है। अच्छा उसके बाद हमने क्या किया था, ये फंक्शन को बंद किया था, और फंक्शन के अंदर हमने कहा था कि भाई दिस डॉट नेम को बराबर कर दो नेम के, दिस डॉट प्राइस को बराबर कर दो प्राइस के। अब ये जो चीज़ है ना, ये वाली नेम प्राइस स्पेस ट्रांसफर पेजेस, ये हैं ऑब्जेक्ट की कीज, यस सर। और इनके अंदर वैल्यू क्या रखनी है वो ये वाली है, सही है। तो ये फंक्शन ये मुझसे कह रहा है कि भाई आपको एक अदद ऑब्जेक्ट बनाना है, और उस ऑब्जेक्ट के अंदर एक नेम नाम की होगी। क्या होगी भाई, नेम नाम की एक अदद की होगी, और उसके अगेंस्ट आपने वैल्यू क्या रखनी है, उसके अगेंस्ट आपने वैल्यू वो रखनी है जो आपकी इस वेरिएबल के अंदर आपको मिल रही होगी, ठीक है। समझ आ रही है बात। ये वाला जो नेम है ना यहाँ से आ रहा है, ये वाला जो स्पेस है ये यहाँ से उठ के आ रहा है, और ये वाला जो स्पेस है ना ये आपने खुद बनाई है खुद प्रॉपर्टी, बनाएंगे। ये आपने प्रॉपर्टी भाई खुद बनाई अच्छा है। सर इसका चेंज भी कर सकते हैं हाँ। प्रॉपर्टी का। चेंज भी कर सकते हैं आप प्रॉपर्टी का नाम। अच्छा अच्छा ये कंस्ट्रक्टर होता है। ये कंस्ट्रक्टर होता है क्या, सर ये वहाँ से उठ के आ रहा है वो कैसे, वो तो उसका वेरिएबल था ना। कौन सा वेरिएबल था। सर ये दिस डॉट स्पेस तो वेरिएबल है ना एक, मतलब नहीं नहीं ये ऑब्जेक्ट का की है ना, ऑब्जेक्ट का की है, तो उसमें वैल्यू स्टोर हो रही है ना। हाँ यहाँ से उठ के आ रही है वेरिएबल, अच्छा सही। सही है। अच्छा तो ऑब्जेक्ट बनाने का हमने तरीका क्या देखा था भाई, आपने वेरिएबल बनाया और न्यू करके आपने यहाँ पे आके न्यू प्लान आपने लिखा, और उसके अंदर जो भी वैल्यू आपको चाहिए वो आपने यहाँ पे आके पास कर दी, ठीक है। तो ये वाला हमने तरीका एक देखा था। अच्छा आगे आओ, कंस्ट्रक्टर देख लिए थे, मेथड इसके देख लिए थे, और ऑब्जेक्ट वाला चैप्टर हमारा यहाँ पे ख़त्म हो गया था, यस सर। ठीक है। अच्छा ये पढ़ाने का मकसद ये था कि भाई ये जो हमने ये वाली चीज़ पढ़ी थी ना इधर फंक्शन वाली, ये वाली, यस सर। ये एक तरह से ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का आपका एक पार्ट है, ठीक है। ये ऊप्स का आपका एक अदर पार्ट है। सर कंस्ट्रक्टर का यही मकसद होता है कि ऑब्जेक्ट क्रिएट होते ही पहले सबसे पहले ये कॉल हो जाए, ये कॉल हो जाता है, ऐसे ना। ऐसा ही है। अच्छा अब मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होती है, और ये क्यों इस्तेमाल होती है और क्या होती है। अच्छा इसको ऊपर के सबसे पहले तो अगर मैं नॉर्मल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की बात करूँ, जैसे आपकी पाइथन है या सी प्लस प्लस या सी शार्प है, तो ये जो है ना ये सारी मिक्स पत्ती हैं, कुछ इनमें से फंक्शनल है और कुछ इनमें से ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, और कुछ ऐसी होती हैं जो दोनों होती हैं, फंक्शनल भी होती हैं और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड भी होती हैं। नहीं पता पाइथन सी प्लस सी एस का। अच्छा अभी सर जावास्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं, ये दोनों है या सिर्फ वो है ऊप वाली है या फंक्शनल अच्छा प्रोग्रामिंग? जावास्क्रिप्ट जो है ना दोनों है, दोनों है। सर फंक्शन वाली क्या मतलब है, रूट वाली क्या मतलब है? बताता हूँ। जो ये खोल लेगा, जावास्क्रिप्ट विकिपीडिया, अच्छा जावास्क्रिप्ट जो है ना भाई हमारी, वो है मल्टी पैराडियम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, यहाँ इन्होंने लिखा हुआ है जावास्क्रिप्ट इज़ अ हाई लेवल मल्टी पैराडियम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अच्छा जावास्क्रिप्ट जो है ना भाई स्टार्ट में ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं थी सबसे पहले तो, ठीक है। ये इसका जो मकसद था वो प्रोग्रामिंग का नहीं था, इसका जो मेन पर्पस था स्टार्ट में वो था स्क्रिप्टिंग का,
क्या था भाई? स्क्रिप्टिंग का था। अच्छा, स्क्रिप्टिंग पता है किसी को क्या होती है? सर जैसे स्क्रिप्ट लिखना जैसे कोई लेटर बनाना है, एप्लीकेशन स्क्रिप्ट एप्लीकेशन लेटर बनाना। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इस्तेमाल किया सबने यहाँ पे? एक्सेल ना एक्सेल के अंदर आपने देखा है कि फॉर्मूले लग जाते हैं थोड़े से ना, एक्सेल के सेल्स में फॉर्मूले लगते हैं, तो उसको भी ना स्क्रिप्टिंग आप कहते हो। यानी अपनी अपनी मर्जी से या अपने हिसाब से आप क्या कर सकते हो भाई, थोड़ी सी ना प्रोग्रामिंग या फॉर्मूला आप लिख सकते हो। यस सर। लेकिन एक्सेल के अंदर आप पूरी एक वेबसाइट नहीं बना सकते, वेब पेज नहीं बना सकते आप एक्सेल के अंदर। तो वो जो चीज़ होती है ना स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज जो होती है वो काइंड ऑफ ना लिमिटेड होती है, उसके अंदर सिर्फ ना भाई लिमिटेड काम हो सकते हैं आपके। ठीक है, तो जावास्क्रिप्ट भाई स्टार्ट में क्या थी, एक अदर स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज थी। तो जैसे आप लोग एक्सेल के अंदर अपने फॉर्मूले लिख लेते हो ना, अपनी मर्जी से आपने फार्मूला भी अपनी मर्जी से बना सकते हो। कोई अपनी मर्जी से कोई आपने सम का फार्मूला लगा दिया, कोई एडिशन आपने करनी है तो सम का फार्मूला लगा दो, कोई आपने मल्टीप्लिकेशन करनी है, कोई आपने वो निकालना है, परसेंटेज निकालनी है, तो उसके आप क्या कर सकते हो, अपनी मर्जी से फॉर्मूले बना सकते हो। तो जावास्क्रिप्ट के अंदर भी स्टार्ट में यही होता था कि भाई अपनी मर्जी से लोग अपने हिसाब से इसको बनाते थे और अपने ही हिसाब से उसके अंदर काम वगैरह सारे लोग करते थे। अच्छा, फिर क्या हुआ भाई कि जावास्क्रिप्ट जो है वो थोड़ी सी चेंज हो गई। अब चेंज किस तरह से हुई, ये अपडेट हुई। सबसे पहले अपडेट किस तरह हुई कि भाई एक ऑर्गेनाइजेशन थी हमारे पास एक्मा के नाम से। किस नाम से भाई? एक्मा के नाम से। तो उसने सबको जमा किया। अब जैसे अगर मैं मिसाल दूँ आपको फेसबुक की या माइक्रोसॉफ्ट की या फिर गूगल की, तो गूगल क्रोम के अंदर जो जावास्क्रिप्ट लिखी जाती थी वो अलग होती थी पहले, और माइक्रोसॉफ्ट एज के अंदर जो लिखी जाती थी वो अलग होती थी। इसी तरह से मोजिला के अंदर जो लिखी जाती थी, फायरफॉक्स में जो लिखी जाती थी, वो अलग तरह की जावास्क्रिप्ट लिखी जाती थी। तो ये जो एक्मा नाम की ऑर्गेनाइजेशन थी ना, इसने क्या किया कि सबको जमा किया और सबसे इन्होंने थोड़ा थोड़ा कोड लिया। क्या भाई माइक्रोसॉफ्ट वाले क्या कोड लिख रहे हैं वो हमें दे दो, गूगल वाले क्या कोड लिख रहे हैं वो हमें दे दो, सही है। और जो इंटरनेट एक्सप्लोरर वाला एक ब्राउज़र आता था पहले ना, तो वो क्या कोड लिख रहे हैं वो हमें दे दो। तो उन सारे कोड्स को मर्ज करके इन्होंने एक सिंगल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाई जिसका नाम इन्होंने रखा भाई जावास्क्रिप्ट। क्या रखा इन्होंने? जावास्क्रिप्ट नाम रख दिया। अच्छा, लेकिन जावास्क्रिप्ट ना अभी भी तमाम ब्राउज़र्स के अंदर एक तरह से नहीं चलती। या अगर मैं आपको मिसाल दूं कि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपको गूगल क्रोम में अलग तरह से करना पड़ती हैं, और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको माइक्रोसॉफ्ट एज के जो ब्राउज़र होते हैं ना उनमें अलग तरह से करना पड़ती हैं। जैसे हम लोग CSS लिखते हैं ना, तो CSS के अंदर देखा होगा आपने कुछ स्पेसिफिक चीज़ें उसको बताना पड़ती हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे मैं आके सर्च करूँ ना कि भाई रिमूव इनपुट नंबर एरोस, तो यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे भी थोड़े बहुत ना चेंजेस हमें करने पड़ेंगे। देखो ये बोल रहे क्रोम और सफारी के अंदर, एज के अंदर, ओपरा के अंदर ये वाला कोड चलेगा और फायरफॉक्स के अंदर ये वाला कोड चलेगा। देख लो, CSS में ही लगाते थे ब्राउज़र के हिसाब से इसने क्या किया, आपको अलग अलग कोड दिया कि भाई फायरफॉक्स में ये वाला कोड लगाओ और गूगल क्रोम में आप ये वाला कोड लगाओ। ठीक है, तो अभी भी ये समझ लो कि जावास्क्रिप्ट ना डिफरेंट ब्राउज़र्स में डिफरेंट तरह से चलती है, लेकिन पूरी तरह से वो एक ही तरह चलती है। लेकिन कुछ चीज़ें, कुछ एज केसेस आपके पास ऐसे होते हैं जिनके अंदर आपको थोड़े बहुत चेंजेस यहाँ पे करना पड़ते हैं ब्राउज़र के हिसाब से। सही है। अच्छा, फिर आगे क्या हुआ भाई? आगे ये हुआ कि जावास्क्रिप्ट के अंदर काम होने लगा बहुत ज़्यादा, और बहुत ज़्यादा ये पॉपुलर हो गई आपकी जावास्क्रिप्ट। जब ये पॉपुलर हो गई आपकी जावास्क्रिप्ट, तो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपने देखी होगी जावा के नाम से, सुनिए किसी ने? सुनिए बस। जावा, ये वाली। सही है, तो इन्होंने मार दिया भाई इसके ऊपर कॉपीराइट। इन्होंने बोला भाई जावा तो नाम हमारा पहले से, जावा हमारा नाम पहले से, तो आप जावास्क्रिप्ट नाम क्यों रख रहे हो अपना? जावास्क्रिप्ट रखा हुआ है ना, नाम तो आ रहा है ना जावा। जावा तो आ रहा है। तो जावास्क्रिप्ट वालों ने बोला कि भाई आज से हम जावास्क्रिप्ट है ही नहीं, आज से हमें एक्मास्क्रिप्ट। क्या है भाई? एक्मास्क्रिप्ट। तो इसी वजह से इसको एक्मास्क्रिप्ट बोला जाता है या फिर ES6 बोला जाता है। ठीक है, ES मतलब एक्मास्क्रिप्ट और उसका वर्जन कौन सा है भाई? 6 चल रहा है। हाँ, क्या कह रहे हो? सर आज भी लोग के ज़माना में जावास्क्रिप्ट ही है। तो वो तो हम और आप बोलते हैं ना, ES6 और ये एक्मास्क्रिप्ट सुना ही नहीं है किसी स्टैंडर्ड यही है इसको बोलने का, स्टैंडर्ड यही है, किताबों स्टैंडर्ड यही है। अच्छा,
ये चीज़ समझ आ गई कि जावास्क्रिप्ट कैसे वजूद में आई और इसका नाम कैसे पड़ा ये, और क्यों कुछ ब्राउज़र्स में अलग तरह चलती है और क्यों कुछ ब्राउज़र्स में सेम चलती है। सही है। अच्छा, अब थोड़ा सा ना इसका इंट्रोडक्शन मजीद देख लेते हैं। यहाँ पे अगर आप आते हो ना तो यहाँ पे बोल रहा है कि भाई जावास्क्रिप्ट इज अ हाई लेवल मल्टी पैराडाइम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। दिस इज अ core technology of the World Wide Web alongside HTML and CSS, originally created in 1995 to add interactivity to web pages. It has since become the most popular programming language in the world, used by approximately 99% of our websites. यानी 99% ऑफ द वेबसाइट जो है वो हमारी जावास्क्रिप्ट के ऊपर बनती हैं। अच्छा, अब यहाँ पे ना एक और चक्कर था कि भाई जावास्क्रिप्ट के ऊपर जब बहुत ज़्यादा ही मशहूर हो गई और इसके ऊपर बहुत सारी वेबसाइट बनने लगी, तो अब मुझे एक बात बताओ कि अगर आपको एडोब फोटोशॉप जैसा सॉफ्टवेयर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट बगैर डाउनलोड करे सिर्फ वेब के ऊपर मिल जाए, यस सर। तो आप उसको डाउनलोड करोगे या नहीं करोगे? नहीं करेंगे। नहीं करोगे। अच्छा, इसी तरह से अगर आपको ये वाला जो स्क्रीन रिकॉर्डर है हमारा, कहाँ गया भाई, ये आ गया, ये स्क्रीन रिकॉर्डर या फिर कोई कैलकुलेटर की अगर मैं मिसाल दूँ, कोई अगर कैलकुलेटर आपको वेब के ऊपर मिल जाए तो क्या आप कैलकुलेटर की किसी ऐप को डाउनलोड करोगे या नहीं करोगे? नहीं करोगे आप लोग, है ना। तो यहाँ पे ये वाला सिस्टम था कि भाई जावास्क्रिप्ट के अंदर ना वेब के ऊपर सारे काम होने लगे। कोई अगर आपको कैलकुलेटर चाहिए तो आपको वेब के ऊपर मिल जाता है आराम से, है ना। अभी इंटरनेट को छोड़ दो ना तो उसका कसूर है ना भाई, कैलकुलेटर आपने डाउनलोड करने के लिए भी तो इंटरनेट चाहिए ना। कैलकुलेटर अगर डाउनलोड करना है डाउनलोड कर लेंगे ना, तो भी इंटरनेट चाहिए ना। या फिर अगर कोई दूसरी एप्लीकेशन है जो लॉगिन साइन अप आपसे मांगती है, फेसबुक की मिसाल ले लो। अभी फेसबुक हमारे पास यहाँ वेब के ऊपर चलती है, ठीक है, लेकिन अगर आपके पास फेसबुक आपने डाउनलोड कर ली, एक तो फेसबुक की जो ऐप आपके पास है वो थोड़ा सा आपका स्पेस ले रही है, ठीक है, और दूसरा ये है कि आपने उसको डाउनलोड कर लिया फेसबुक की ऐप को, और जब आप उसको लॉगिन करने जाओगे तो वो क्या करेगा भाई, इंटरनेट तो आपसे मांगेगा ही मांगेगा। यस सर। आपको फेसबुक को अगर लॉगिन करना है ना, ये मेरे पास एक ऐप है फेसबुक की, मैंने डाउनलोड करी हुई है मिसाल के तौर पर, अभी मुझसे लॉगिन मांग रहा है। अब ऐप तो मैंने डाउनलोड कर लिया अपने पास, लेकिन ये मुझसे लॉगिन मांग रहा है, अब मैं क्या करूँ भाई, ठीक है। तो अभी जो बात हो रही है ना वो उन चीज़ों की बात हो रही है जो इंटरनेट पे चलती हैं आपकी। तो कहाँ थे हम लोग, यहाँ पे थे ना। हाँ, तो उस टाइम पे क्या हुआ कि भाई अब अगर आपको कोई ऐसी ऐप है या कोई ऐसा सॉफ्टवेयर है जो आपका बगैर इंटरनेट के चल रहा है तो आप उसको डाउनलोड भी नहीं करोगे, है ना। अच्छा, इवन तो कि इंटरनेट वाली तुमने मिसाल दी ना, तो ये वाली चीज़ें भी होती हैं कि आपका जो ब्राउज़र होता है ना, वो आपने एक बार चीज़ को एक्सेस कर लिया तो उसको कैशे कर लेता है, ठीक है ना। तो कुछ वेबसाइट ऐसी होती हैं कि अगर आपका इंटरनेट नहीं भी चल रहा ना तो वो कैशे में से उठा लेता है उस वेबसाइट को, स्टोरेज में से, और वो आपको दिखा देता है। सर जी। सर इसकी बेस्ट एग्जांपल ये है कि जैसे पबजी है, अगर वेबसाइट पे चलने लगा, वेब पर चलने लगा, कौन उसको डाउनलोड करेगा? नहीं, पबजी जैसे ऐप की बात नहीं, पबजी तो गेम है भाई, यहाँ पे सॉफ्टवेयर की बात हो रही है, अच्छा, सॉफ्टवेयर की बात हो रही है इधर। कैलकुलेटर क्या है, एक सॉफ्टवेयर है ना। एडोब फोटोशॉप क्या है, सॉफ्टवेयर है। तो सॉफ्टवेयर लेवल पे बात हो रही है, गेम्स को छोड़ दो। गेम्स तो खैर, गेम्स के लिए तो प्रोसेसर भी अच्छा चाहिए होता है, और आजकल तो कंप्यूटर भी अच्छे आ गए, उनके भी पबजी जैसे गेम चल जाते हैं। यानी अगर एक गेमिंग पीसी की हम बात करें तो पबजी उस पर चलता है, और क्या पता वेब पे भी चल जाएगा जाके। अभी माइनक्राफ्ट करके एक गेम होता है ना, वो भी वेब पे चलता है अभी। वेब पे चलता है। अच्छा, आ गया ज़रा, ये कह रहा है कि भाई मल्टी पैराडाइम मल्टी पैराडाइम क्या है सर ये? जावास्क्रिप्ट सपोर्ट इवेंट ड्रिवन फंक्शनल एंड इम्पेरेटिव प्रोग्रामिंग स्टाइल्स। मल्टी पैराडाइम का मतलब ये होता है कि लिखने का मुख्तलिफ अंदाज, लिखने का तरीका, टेक्निक कोडिंग करने के अलग अलग तरीके। तो जावास्क्रिप्ट के अंदर ना, जावास्क्रिप्ट है मल्टी पैराडाइम, यानी इसको लिखने के ना बहुत सारे तरीके हैं। पहला तरीका कौन सा है भाई, इवेंट ड्रिवन। इवेंट ड्रिवन का मतलब है कि भाई जो हमने इवेंट पढ़ा था जावास्क्रिप्ट में, यस सर। ये वो वाले इवेंट की बात होती है कि माउस से आपने माउस के ऊपर क्लिक किया, आपने कोई बटन दबा दिया, या आप किसी एलिमेंट के ऊपर गए, आपने वहाँ पे होवर कर दिया, तो वहाँ पे आपको कोई काम वगैरह कराना है, तो वो आपका सारा क्या हो गया भाई, इवेंट वाला काम हो गया। अच्छा, फंक्शनल प्रोग्रामिंग वो होती है जो हमने अभी तक करी है, ठीक है।
आपने कोई फंक्शन उसको बना दिया और उस फंक्शन को किसी बटन के क्लिक के ऊपर आपने कॉल करा दिया, ठीक है। आपने एक फंक्शन बना के छोड़ दिया गेट यूज़र डिटेल्स के नाम का, और एक आपने बटन बना दिया, या आपने एक फंक्शन बना दिया भाई ऐड टू डू का, और जैसे आप ऐड टू डू वाले बटन पे क्लिक करते हो तो वहाँ पे क्या होता है, टू डू ऐड होता है, टू डू ऐड का फंक्शन चलता है। भाई पीछे क्या हो रहा है वहाँ पे, रोशनी क्यों आ रही है, रोशनी कहाँ से आ रही है भाई, ये नीचे रोशनी आ रही थी अभी। खैर, तो एक फंक्शनल हो गई और एक क्या हो गई भाई, इवेंट ड्रिवन हो गया। यानी इवेंट वाली जो जावास्क्रिप्ट है वो हमने पढ़ ली है, और फंक्शनल भी हम अभी तक जो है वो फंक्शनल ही कर रहे थे। एक होती है भाई इम्पेरेटिव प्रोग्रामिंग। इम्पेरेटिव वो होती है भाई जो क्या होती है भाई, ये सर्च कर लेते हैं, इम्पेरेटिव प्रोग्रामिंग। A paradigm that uses step-by-step commands to change a program state, focusing how to achieve a result। अच्छा, ये जो होती है ना इम्पेरेटिव प्रोग्रामिंग, ये चलती है कमांड बेस के ऊपर, ठीक है। जो हम यहाँ पे करते हैं ना काम, CMD खोल लिया, इसके अंदर कुछ काम हमें करवा लिया, तो ये वो वाली प्रोग्रामिंग होती है। लेकिन खैर ये अब ख़त्म हो गई है, इतनी ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होती। तो जावास्क्रिप्ट के अंदर में दो मेन चीज़ें देख ली कि भाई एक तो मल्टी पैराडाइम है, यानी लिखने के मुख्तलिफ इसके अंदाज हो सकते हैं, ठीक है। अच्छा, मल्टी पैराडाइम का मतलब ये होता है कि लिखने के तरीके, अलग अलग तरीके। या अगर मैं लिखूं भाई पैराडाइम मीनिंग इन उर्दू, ठीक है, वो अच्छा भाई क्या ये बात है। जहर लगता था इसी बात नीचे पे। लिखा हुआ है, हमेशा यही करता है ये। हाँ यार नीचे लिखा हुआ है उर्दू में। नमूना, नज़रिया, तरीक़ेकार, ठीक है। तरीक़ेकार को कहते हैं, तरीक़ेकार टेक्निक। हाँ टेक्निक हो गया, तरीक़ेकार हो गया, यानी प्रोग्रामिंग को लिखने का तरीक़ेकार डिफरेंट हो सकता है ना। इवेंट वाली जो प्रोग्रामिंग हम कर रहे थे उसको लिखने का तरीका डिफरेंट था, ऑन क्लिक कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। फंक्शनल को लिखने का तरीका अलग था, हम एक फंक्शन बनाते हैं, उसके अंदर कोई काम करा दिया, कभी पैरामीटर पास कर दिया, रिटर्न बटन लगा दिया। एक होता है भाई आपके पास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। क्या होता है भाई, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ऊप्स वाली प्रोग्रामिंग होती है। सर उसमें एस जो आता है फिर पी के बाद ऊप्स। ऊप्स, हाँ, फिर एस की क्या वो है? ऊप्स मीनिंग इन प्रोग्राम, नहीं, एस की तो फुल फॉर्म क्या होगी? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम, ठीक है। इट इज़ अ प्रोग्रामिंग पैराडाइम दैट ऑर्गेनाइज सॉफ्टवेयर डिजाइन अराउंड ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जो है वो एक प्रोग्रामिंग का एक पैराडाइम है, यानी प्रोग्रामिंग को लिखने का एक और तरीका है, एक और टेक्निक है, जो क्या करता है भाई, ऑब्जेक्ट की गिर्द घूमती है, ठीक है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो है वो सारा का सारा ऑब्जेक्ट बेसिस पे काम करती है। तभी मैंने आपको कहा था कि आपने ऑब्जेक्ट वाला चैप्टर घर से पढ़ के आना है। अच्छा जी, टाइम बच जाता है ना। अच्छा, तो ये वाली चीज़ हमने देख ली कि भाई जावास्क्रिप्ट जो है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड को सपोर्ट करता है। अब आओ ज़रा वापसी बुक के ऊपर। अब ये जो हमारे पास पूरी बुक है, ये है पुरानी बुक, ES5 वाली बुक, ठीक है। पुरानी वाली जावास्क्रिप्ट जिसमें हमने पढ़ी है वो वाली बुक है। अब उसके अंदर क्या था भाई, पुरानी वाली जावास्क्रिप्ट के अंदर ना ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग नहीं थी हमारी, ठीक है। इसमें तो है सर। इसमें जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लिखी है ना भाई, ये है जुगाड़ वाला तरीका। कौन सा तरीका भाई, जुगाड़ वाला तरीका है ये। अच्छा, इससे पहले ज़रा ये देख लेते हैं कि भाई ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी। सबसे पहले अभी तक जो हमने कोडिंग करी है फंक्शनल के अंदर करी है ना, यस सर। और हमने ये भी देखा है कि फंक्शनल के अंदर हमारे सारे काम भी हो गए। कोई एडिशन का फॉर्मूला आपने लगाना है, आपने फंक्शन बना दिया ऐड का, भाई ऐड कर दो दो नंबर्स को। या आपने अगर कोई, हमने पूरी एक सोशल पोस्टिंग ऐप बना दी, वो भी फंक्शनल प्रोग्रामिंग के ऊपर बनाई है, नहीं बनाई है भाई, सोशल पोस्टिंग ऐप पूरी बनाई है ना, फंक्शनल के ऊपर बनाई है। तो हमें ऑब्जेक्ट की वहाँ पे कोई नीड पड़ी नहीं पड़ी। हमने जो है वो API कॉल भी देख ली, API कॉल भी हमने सारी फंक्शनल के ऊपर देखी है, तो उसमें भी हमें ऑब्जेक्ट की नीड नहीं पड़ी, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की नीड नहीं पड़ी। तो इसकी हमें ज़रूरत क्यों पड़ी भाई,
ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की किसी को पता ही है? सर लेकिन डूडो ऐप में नीड पड़ी थी इसकी। क्यों पड़ी थी? सर वो जब नहीं ऑब्जेक्ट की बात नहीं हो रही, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की बात हो रही है जो हमने अभी तक पढ़ी नहीं है। हाँ वो तो पड़ी नहीं हुई। तो नीड भी नहीं पड़ी हमें। अच्छा सर इसलिए ताकि हम अपने कोड को है ना थोड़ा आसान कर सके और रीडेबल कर सके, अच्छी तरह से इसको क्या कहते हैं परफॉर्म कर सकते हैं, जैसे है ना इस तरह से इसके लिए ही हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड यूज करते हैं। अच्छा देखो, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की हमें नीड सबसे पहले अगर बात करें तो सी लैंग्वेज की अगर मैं बात करूं, सी लैंग्वेज भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है। इंट्रोडक्शन ले लो उसका भी थोड़ा सा। अच्छा सी लैंग्वेज जो है ना भाई, उसको कहते हैं मदर ऑफ ऑल लैंग्वेजेस, मदर ऑफ ऑल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। यानी सबसे पहले जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी ना भाई स्टेबल, वो थी आपकी सी लैंग्वेज। अब जावा स्क्रिप्ट आ गई, आपकी पाइथन आ गई या जावा आ गई ना, ये सारी सी के बाद की लैंग्वेज है और इनके जो कुछ प्रिंसिपल्स हैं ना वो सी लैंग्वेज के ऊपर ही लिखे हुए हैं। और आपने सी लैंग्वेज ठीक है, मैंने हाँ पढ़ी हुई है। अच्छा आपको नीड नहीं है वैसे पढ़ने की, बस वो इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि कॉन्सेप्ट उसके अंदर ना क्लियर हो जाते हैं। अच्छा सी लैंग्वेज जो है ना भाई वो थी टोटली फंक्शनल। क्या थी भाई? वो टोटली फंक्शनल थी। अच्छा उसके बाद ना कुछ जो पुराने लोग हैं, थोड़े सी वाले जो लोग हैं, अब सी के बाद ना सी के अंदर पहले ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की सपोर्ट नहीं थी। सही है, सी के अंदर पहले ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की सपोर्ट नहीं थी। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को सी के अंदर लाने के लिए इन्होंने एक और नई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज निकाली जिसको इन्होंने नाम दिया भाई C++। ठीक है, सर क्यों निकाली सी प्लस प्लस दोबारा बताएं? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डालने के लिए उसके अंदर। सी में ऑब्जेक्ट ठीक है, हाँ तो सी शार्प है वो तो C# पे उस पर तो गेम्स वगैरह बनते हैं, वो लैंग्वेज उस पर गेम्स बनते हैं बाकायदा। सर तो सर आप अपने बोला सी का सिर्फ ऑब्जेक्ट डालने के लिए सी प्लस प्लस बनाई तो सर सी में ही डाल देती है। नहीं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग हाँ डालने के लिए। अच्छा अब इन्होंने सी के अंदर क्यों डाला ये सबसे पहले एक सवाल है। जैसे जावास्क्रिप्ट एडवांस होती रहती है उसके अंदर चीजें आती हैं। अच्छा देखो सी के अंदर ना डालने के बहुत सारे मकसद हो सकते हैं। सबसे पहले तो ये हो सकता है कि भाई जो सिंटैक्स वो लिख रहे थे क्या पता वो सी के अंदर पहले से एग्जिस्ट करता हो, और सी लैंग्वेज के ऊपर क्योंकि पहले से ही बहुत सारी एप्लीकेशन बन चुकी थी, बहुत सारे सॉफ्टवेयर बन चुके थे, तो उसको चेंज करने के बजाय इन्होंने बोला कि भाई हम क्या कर रहे हैं सी के अंदर ना प्लस कर रहे हैं कोई चीज़। प्लस प्लस जो लगा है ना C++, उसका मकसद यही है कि भाई सी के अंदर हम ना कुछ प्लस प्लस कर रहे हैं, चीज़ें ऐड कर रहे हैं। सी लैंग्वेज से पता क्या था? सी लैंग्वेज से क्या बनता था? सी लैंग्वेज के ऊपर सॉफ्टवेयर वगैरह बनते थे आपके, जैसे हम जावास्क्रिप्ट में पढ़ते हैं बैकएंड के सर्वर हो गए और जावास्क्रिप्ट से जैसे आप बना रहे हो ना चीज़ें, वो चीज़ें बनती थी सी लैंग्वेज में। ठीक है, अच्छा तो यहाँ पे क्या हुआ कि भाई फंक्शनल प्रोग्रामिंग जो है वो पहले आई है और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो है वो आपकी बाद में आई है। तो ये चीज़ तो हमें क्लियर हो गई। यस सर। अच्छा जावास्क्रिप्ट के अंदर भी ये वाली चीज़ें सारी कि भाई जो ES5 वाला मॉड्यूल हमने पढ़ा है अभी तक, उसके अंदर हमें इस पूरी बुक के अंदर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यहाँ पे नज़र नहीं आई है। नहीं आई। अच्छा जावास्क्रिप्ट के अंदर पहले ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग थी भी नहीं, उसके अंदर सपोर्टेड भी नहीं थे। तो यहाँ पे जो है ना बहुत सारे लोग इसको जुगाड़ वाले तरीके से करते थे। अब फंक्शनल प्रोग्रामिंग और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के अंदर जो डिफरेंस है ना, मेन डिफरेंस उनका समझ लो कि आपस में फटा है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का और फंक्शनल का। अब खड्डा कौन सा वाला है भाई? जैसे आपके पास एंड्रॉयड और आईफोन वाला फड्डा चल रहा है, हाँ जैसे आपके पास पेप्सी और कोक वाला फड्डा चल रहा है, ये वाला पढ़ना है। ये वाला फड्डा है इनका, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का और फंक्शनल का। अच्छा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जो प्रोग्रामिंग है ना वो दूसरी लैंग्वेजेस के अंदर आसान है, लेकिन जावास्क्रिप्ट के अंदर बहुत मुश्किल है। ठीक है, जावास्क्रिप्ट पे भाई मुश्किल है थोड़ी सी। सर पहले आसान वाली पढ़ता फिर दूसरी वाली पढ़ता। हाँ ताकि आसान वाली में चीज़ें समझ आ जाए ना थोड़ी सी। हाँ ना, वरना डायरेक्ट मुश्किल पड़ेगी तो फिर मसला हो जाएगा। अच्छा जी, तो क्या बात कर रहे थे हम लोग भाई? अच्छा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की बात कर रहे थे ना हम लोग, फंक्शनल की और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का और फंक्शनल का आपस में फड्डा चल रहा है और बहुत खतरनाक फड्डा है। अब कुछ लोग ऐसे हैं कि भाई वो कहते हैं कि फंक्शनल ही बेस्ट है क्योंकि फंक्शनल के अंदर सारे काम हो जाते हैं। हमारा भी यही ख्याल है कि फंक्शनल ही बेस्ट है। और कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि भाई ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड ही होना चाहिए, फंक्शनल होना ही नहीं चाहिए।
सारा जो काम है ना वो आपका ऊप्स के ऊपर होना चाहिए। फंक्शनल ये जो हम अभी जावास्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं, जो अभी जो पढ़ रहे हैं फंक्शनल है, ये फंक्शन जब तक जितनी भी पढ़ ली ना हमने फंक्शन ही पढ़ी है, वो पढ़ी ही नहीं हमने। ऊप्स हमने नहीं पढ़ा अभी। अच्छा, अब कौन लोग ऐसे हैं जो ऊप्स को सही मानते हैं? मैं मानता क्या? हमने अभी तक पढ़ी नहीं है। नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ कि ऐसे कौन लोग हैं ना जो ऊप्स को सही मानते हैं। बता रहे हैं। वो ऐसे लोग हैं भाई जो थोड़े से पुराने ज़माने के लोग नहीं होते, अंकल टाइप के, अंकल, अच्छा तो वो कहते हैं कि भाई ऊप्स ही होना चाहिए, ऊप्स ही बेस्ट है। अच्छा, और जो उनसे भी पुराने लोग हैं, जो नए वाले लोग हैं, वो कहते हैं भाई फंक्शनल ही बेस्ट है। नहीं, जैसा मुस्तफा नया है। ठीक है, तुम भी नए हो। ठीक है, तो कुछ लोग कहते हैं कि फंक्शनल आपकी बेस्ट है और कुछ कहते हैं कि भाई ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड आपकी बेस्ट है, इसके अंदर ही सारा काम होना चाहिए। सर हम पढ़ाएंगे ना, फिर हम बताएंगे फिर हम कौन सी बताएंगे हमने अपने फंक्शन दोनों को एक साथ यूज नहीं कर सकते। कर सकते हैं बिल्कुल, एक साथ इस्तेमाल हो जाते हैं। हाँ, एक साथ एक ही वेबसाइट में अगर हम करना चाहें। एक ही वेबसाइट में कर लो या कभी भी कर लो इस्तेमाल, एक साथ हो जाते हैं यूज ना वैसे। अच्छा, तो अब मैं क्या बता रहा था, भूल गया। हमारे सवाल ऊप्स के अंदर ये मसला होता है कि ज़रा सा आगे पीछे निकल जाए ना बंदा, तो वो जहन से निकल जाए क्या चीज़ पढ़ानी थी। अच्छा हाँ, मुझे याद आ गया। याद है। अब मिसाल के तौर पे अगर कोई सॉफ्टवेयर आपका बन रहा है, अब जिसके सवाल है ना वो लिख लो सवाल अपने पास, कि याद कर लो, आखिर में पूछना। ओके सर। ठीक है। अच्छा क्या बता रहा था भाई मैं? सॉफ्टवेयर कोई बनता है, अगर आपको सॉफ्टवेयर अगर बनता है, अच्छा सॉफ्टवेयर स्टार्ट से लेकर और कोडिंग तक ना, यस सर, ये बंद हो गया, सर छोड़े। स्टार्ट से लेकर ना कोडिंग तक, यानी कोई सॉफ्टवेयर आपका स्टार्ट हो रहा है और उसकी प्रोग्रामिंग आपको स्टार्ट करनी है। यस सर, ठीक है, जो प्रोग्रामिंग जो है ना भाई, प्रोग्रामिंग वाली चीज़ सबसे एंड की चीज़ है। कोड लिखना जो होता है ना आपको, कोड एंड वाला काम है। वो सबसे लास्ट में आपने करना है। सही है। पहले आपको ये देखना होता है कि आपने बनाना क्या चीज़ है, उससे कितने मॉड्यूल्स होंगे और उसके कितने टास्क होंगे। सही है सर। यानी HTML CSS नहीं, HTML CSS भी लास्ट में होता है। कोड होता है ना वो भी तो। आप अगर फॉर एग्जाम्पल ये सैलानी का पोर्टल अगर आप बना रहे हो ना, तो आपको पता होना चाहिए कि भाई मुझे एक डैशबोर्ड बनाना है और उस डैशबोर्ड के अंदर ना एक साइड बार होगा। अच्छा जी, साइड बार के अंदर मुझे कौन कौन से ऑप्शन डालने हैं, ऑप्शन के ऊपर माउस जाएगा तो क्या होगा, नीचे प्रोफाइल होगी, प्रोफाइल के ऊपर जब माउस होगा तो क्या होगा, प्रोफाइल पे जब क्लिक करूँ तो कौन से वाले राउट के ऊपर मुझे जाना है। ठीक है, अभी मैं सारे के तौर पर डैशबोर्ड पे आता हूँ वापस ना। मैं प्लानिंग यानी पूरी प्लानिंग होती है, पूरी सॉफ्टवेयर का ब्लूप्रिंट बनता है, एक तो पूरी स्ट्रक्चर होता है पूरी, जैसे बिल्डिंग एक होती है ना, इंजीनियर जैसे काम करते हैं, बिल्डिंग बनाते हैं, वैसे ही आपका सॉफ्टवेयर का भी पूरा आर्किटेक्चर रेडी होता है। अब ये बना हुआ है ना फॉर एग्जाम्पल, अब यहाँ पे इन्होंने पूरा डिज़ाइन किया होगा कि भाई सबसे पहले तो यहाँ पे एक अदर डैशबोर्ड करके हेडिंग आएगी या कोई भी हेडिंग आएगी। अब उसके बाद आपको यहाँ पे 3-4 यहाँ पे ये दिखाना है, सही है भाई, नीचे आपके पास ये वाले आ जाएंगे। अब जब आप इस मॉडर्न वेब एंड ऐप के ऊपर क्लिक करो तो आपने कौन से पेज के ऊपर जाना है। अभी यहाँ देखो, यहाँ पे ट्रेनर वाला पेज है, मैंने इस पर क्लिक किया, ये देखो राउट आपका चेंज हो गया। अब कौन से पेज पे जाना है, क्या डेटा दिखाना है, कितना डेटा दिखाना है, वो सारा यहाँ पे आ गया। ठीक है। अच्छा, एक कोर्स प्रोग्रेस का हमारे पास पेज होगा, अब उस पेज के ऊपर आपको जाना है, वो क्या होगा, मैंने शायद आपको पहले भी दिखाया था, है ना, माइंड मैप दिखाया था मैंने। अच्छा फिग्मा वाली जो चीज़ थी वो दिखाई थी मैंने आपको, टास्क जो बनते हैं उसके अंदर। दिखाई क्या आपने? मेरे ख्याल में मैंने HTML के टाइम पे दिखाई थी, जब मैं HTML के एंड में थे बिल्कुल। जब आपने पहला प्रोजेक्ट दिया था फिग्मा का, जो आपने कॉपी बनाने को दी थी। नहीं, कार्ड वाली वेबसाइट। उससे भी पहले एक और चीज़ दिखाई थी, पहले वेबसाइट पहले बनाया था आपने। उससे भी पहले एक चीज़ दिखाई थी मैंने आपको, दिखाई क्या था? सर आपने अपना ऐप दिखाया था, उससे भी पहले एक और चीज़ दिखाई थी मैंने, मुझे याद पड़ रहा है। सर आपको याद होगा। कहाँ चला गया भाई, सर कहीं 995 में नहीं करा था आपने? ये रहा। चुगड़ा पैसा भूल जाएंगे, सवाल नहीं करो। ये बात सही, बिना फटू से सवाल नहीं करो। 1970 70 में क्या हुआ था सर? क्या 1970 में टाइम आया था। टाइम आया था। हाँ, सर टैब में आता है कुछ, वो टैब से बढ़ते बढ़ते मिलता रहता, सेकंड बढ़ते रहते। जन्म क्या है आपके? यार कोई 1970 में आता था। जरा बड़े दिन से आ नहीं रहा, आपकी बड़ी याद आ रही। मौत के पेपर चलने पे यार। मौत के पेपर? अच्छा
यार भाई इधर देख लो, इंटरनेट में क्या मसला हो गया। भाई डिजिटल कमाल है भाई पेपर देखे बहुत क्लास चलो भाई, आज भी ऑब्जेक्ट नहीं है भाई नोट की तैयारी बहुत से करूँ। सर को बोला कंप्यूटर की तार निकाल के लगा दे लैपटॉप में, चलानी अपने है सर। दुखी दिलों का सफर। दुखी दिल, अहमद का दुखी दिल, बल्कि अतेश का दुखी दिल भाई पेट्रोल की वजह से। हम सबका दुखी दिल है। तेरा कौन सा दुखी दिल, तू बस में जाता है, तेरे बस वालों ने बोला। अच्छा खैर चलो, ये जब तक लोड हो रहा है तब तक आ गया। आ गया तू हो जा। अच्छा आयो मैं आ जा। हाँ जी आ गया। तो कोई भी अगर सॉफ्टवेयर बनता है ना तो उसके एक एक पेज सारे डिसाइडेड होते हैं कि ये कहाँ से पेज इसका निकलेगा, कहाँ पे जाएगा। हाँ सर आपने बताया था फिग्मा में, ये फिग्मा पे मैंने पूरा चार्ट आपको शायद दिखाया था आपने ना, दिखाया लॉगिन साइन अप का पेज, लॉगिन साइन अप का पेज कहाँ से जा रहा है और लॉगिन वाले पेज पे क्या क्या आपकी डिटेल्स होंगी, बटन किस तरह से कहाँ पे, बटन किस तरह से कहाँ पे क्या होगी, सब मैंने दिखाया था आपको। अच्छा अभी लोड हो जाएगा ना दोबारा देख लेना। सही है सर, जब तक कुछ और पढ़ा लें सर। सर मतलब सबसे मैंने जैसे बिल्डिंग बना तो बिल्डिंग में डायरेक्ट सीमेंट लिया था या इस्तेमाल नहीं किया। हाँ डायरेक्ट सरिया इस्तेमाल नहीं करते, बिल्डिंग वाले को बुला रहे हो, वो आ गए भाई साहब, उन्होंने डायरेक्ट सरिया ठोका, दीवार बना दी, पता लग रहा है दीवार ही गिर गई। सबसे पहले फोटो बनाया जाता है आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर बनाया जाता है सबसे पहले ना, कि बिल्डिंग कैसी दिखेगी, बिल्डिंग के अंदर पिलर कहाँ पे बनाना है। बाकायदा जो बिल्डिंग्स होती है ना आपकी, वो इंजीनियर्स वगैरह उसको डिज़ाइन करते हैं। अगर ये जो आपका जो ऑडिटोरियम है ना, ये भी किसी इंजीनियर से बनवाया इन्होंने, अगर किसी और से बनवा लेते वो आता बोलता दरमियान में एक पिलर खड़ा कर दो तो पता लग रहा है कि क्लास हो रही है, आधे बंदे इधर हैं आधे बंदे इधर हैं, पता ही लग रहा कि वो कहाँ है वो कहाँ है। सर ठीक ये है, तो हुकूमत वाला काम होता है। क्लासरूम वाला जो माहौल है ना वो खुला होना चाहिए। जब भी यहाँ पे देखो साइडों पे इन्होंने पिलर बनाए ताकि दरमियान में जो गैप है ना, वो स्टूडेंट्स के दरमियान ना गैप नहीं हो। सही है, तो बिल्कुल एक क्लास लगे। अभी जो हम काम कर रहे हैं ना सर, जो हम लोग अपनी वेबसाइट वो हम सिंधु हुकूमत वाला काम कर रहे हैं, सोचे समझे बस बना देते हैं, बना देते हैं। फिर याद आता है ये यहाँ नहीं होना चाहिए। अच्छा भाई, तो ये मसले आते हैं फिर ना आपको। अच्छा दूसरी चीज़ ये है कि जब आप प्लानिंग करके जो सॉफ्टवेयर बनाते हो ना, बाकायदा प्लानिंग के साथ आप कोई काम करते हो कि भाई ये वाला बटन जब क्लिक होगा तो यहाँ से कोड उठा के लाना है, ये काम आपने करवाना है, ये जो फंक्शन होगा इसका आउटपुट ये होगा, इसका इनपुट ये होगा। तो जब आपकी ऐप के अंदर कोई एरर भी आता है ना तो आप उसको पकड़ लेते हो आराम से कि भाई यहाँ पे मसला होगा और ये वाला मसला होगा। देखो ये आ गया, इतना अजीब सा है, इसको खोलने में दिन नहीं लगता। कहाँ थे भाई हम थे यहाँ पे। फिग्मा वाला ये क्या है? ये देखो ऐसे बनता है पूरा आर्किटेक्चर किसी भी ऐप का, बन जाता है। ऐसे बनता है। ठीक है, ये इस तरह- यहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ से लोकेशन अलाउ होगी, यहाँ से ऑथेंटिकेशन का फ्लो निकलेगा। अभी अच्छा आपने ये दिखाया था बाहर। अब आप शायद उस दिन आए नहीं थे। नहीं सर आपने ये नहीं दिखाया, ये नहीं दिखाया? ये और दिखाया। अच्छा होम पेज आ गया, यहाँ से लॉगिन का फ्लो निकलेगा पूरा। तो ये वाला होम पेज है, तो ये वाला ओहो पूरा सर मैप बनाया हुआ है इसमें। ठीक है देखो ये नक्शा आ गया पूरा। होम पेज से आप आपने निकले, बनाया हुआ है सर? नहीं डिज़ाइनर ने बनाया था भाई। तो ये बना दे सर इसका भी कोर्स होता है, क्या इसका भी कोर्स होता है। वेब डिजाइन वेब डिज़ाइनिंग का हाँ कोर्स होता है बकायदा। सर हम अच्छा। डिजाइनिंग तो कर रहे हैं। डेवलपमेंट डेवलपमेंट कर रहे हो भाई, डिज़ाइनिंग अलग है, डिज़ाइनिंग अलग चीज़ है। डिजाइनिंग वही है, यूआई यूएक्स डिजाइन। हाँ वही है, तो वो सेम अलग वही चीज है। सेम वही चीज़। सिखा तो नहीं वो मॉड्यूल में डिजाइनर का काम है। क्या थी सर मॉड्यूल 1 मॉड्यूल 1 मॉड्यूल 2 मॉड्यूल 3 वेब डिजाइनिंग सबसे पहला कोडिंग वाली डिज़ाइन थी भाई वो, अच्छा कोडिंग वाली डिज़ाइन थी वो। सर ये वो डिज़ाइन होती है अलग होती है। कैसे डिजाइन करते हैं, यानी कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करते हैं? ये यूज़ करते हैं फिग्मा, ये फिग्मा यूज करते हैं, फिर इस पे पूरा बनाते हैं आपका। पूरा इस पे बनाते हैं। और सर ये कलर वाले जो डिसाइड करते हैं वो कहाँ बनाते हैं? कौन सा कलर? बटन्स के कलर क्या होंगे, नैप बार का कलर क्या होगा? वो डिज़ाइनर का काम है, वो कहीं से भी उठाए कलर। कहीं से नेट से भी उठा सकता है, कहीं से भी उठा सकता है। डिजाइनर में यानी वो फिग्मा पे बना के देगा। हाँ वेबसाइट कैसी दिखेगी, कौन कौन से कलर इस्तेमाल होंगे, ये सारा काम डिज़ाइनर का है। ठीक है ना, डिज़ाइन क्या चार्ट होगा बना के देगा कि पूरा चार्ट आपको बना के ये देगा। काम होगा, ये होगा। अब देखो यहाँ पे लॉगिन का सारा हो रहा है, साइन अप का पूरा हो रहा है, और ये पूरा लॉगिन साइन अप जब हो गया तो जाहिर सी बात है फॉरवर्ड पासवर्ड भी होगा आगे। फॉरवर्ड पासवर्ड हो गया आपका, ओटीपी भी जाएगा, फिर ओटीपी की स्क्रीन बनेगी एक। देख रहे हो ना, तो सारी चीज़ें ना एक एक करके यहाँ पे आपको चीज़ें यहाँ पे नज़र आनी चाहिए। तो एक एक चीज़ का आर्किटेक्चर बनाना है कि ऐप आपकी कहाँ से स्टार्ट हो रही है, स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, और ऐप का जो आपका क्लोजिंग पॉइंट है ना यहाँ पे बिल्कुल एंड पे, वो क्या है आपका।
तो वो सारी चीज़ें आपको डिज़ाइनर एक बना के देता है। अच्छा, डिज़ाइनर को कौन बताता है सारा काम? जो पूरा आर्किटेक्चर है वो डिज़ाइनर को कौन बताता है? डिज़ाइनर के साथ डिज़ाइनर का तो काम डिज़ाइन करना है, उसका काम आर्किटेक्चर बनाना थोड़ी है। आर्किटेक्चर तो इंजीनियर बनाता है। आर्किटेक्चर कौन बनाता है भाई? इंजीनियर बनाता है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर। ठीक है, तो ये वाला जो डिज़ाइन है ना भाई, क्या हो रहा है वहाँ पे? यार तुम ना पीछे जाओ। हाँ स्टेज पे खड़े हो, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। मुस्तफा नीचे बैठ जाओ। बस हो गया। तो ये जो पूरा आर्किटेक्चर होता है ना किसी भी सॉफ्टवेयर का, कि उसके अंदर कौन कौन से पेजेस होंगे, कहाँ पे क्या डेटा जाएगा, ये सारा काम होता है आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियर का काम होता है। किसका काम होता है भाई? ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर का काम होता है। अच्छा, अब सॉफ्टवेयर इंजीनियर क्या करता है? कोई भी ऐप बनती है वो उसका पूरा आर्किटेक्चर बनाता है। और सॉफ्टवेयर इंजीनियर एक नहीं होता, वो होते हैं 2-3। ठीक है, 2-3 होते हैं। एक से अगर गलती होगी तो दूसरा वाला उसको सुधारेगा। और जो काम होता है ना वो मुशावरत से होता है, बाकायदा बैठ के मशवरा करते हैं कि भाई ये जो बटन है ना ये वाला, कि भाई आपको सबसे पहले बंदे को लॉगिन करवाना है या नहीं करवाना। हमारी जो एप्लीकेशन है, हमारी जो ऐप है, जो हम सॉफ्टवेयर बनाने जा रहे हैं, क्या वो यूज़र का लॉगिन मांगता भी है या नहीं मांगता। तो इसके ऊपर तो बाकायदा पहले सारी बातें होती हैं, उसके बाद सब डिसाइड होता है। एक बैठ के सारा आर्किटेक्चर बनाता है बंदा, और वो सबसे पूछता रहता है कि भाई अच्छा स्टार्ट यहाँ से होगा हमारा, अब उसके बाद हमें लोकेशन अलाउ करनी है। अच्छा, लोकेशन के बाद हमें होम पेज दिखाना है। फिर दूसरा उसको टोकता है, बोले भाई होम पेज से पहले आपको ऑथेंटिकेशन करनी होगी बंदे की, कि वो लॉगिन है या फिर नहीं है। अगर लॉगिन है तो उसको होम पेज दिखेगा, अगर लॉगिन नहीं है तो उसको लॉगिन का पेज दिखेगा। बोलता है अच्छा, वो चेंज करता है, फिर आगे जाता है। फिर बोलता है अच्छा होम पेज के ऊपर क्या दिखाना है, होम पेज के ऊपर आपको ये वाली चीज़ दिखानी है कि भाई वो अगर लॉगिन नहीं है, वो अगर लॉगिन नहीं है तो उसको 2 बटन दिखाने हैं। अच्छा, बटन्स के अंदर लॉगिन का बटन पहले आएगा, साइनअप का बटन पहले आएगा। लॉगिन का है, ये भी डिसाइड होता है कि साइनअप का पहले दिखाना चाह रहे हो या साइनअप को दिखाना ही नहीं है स्टार्ट से, दिखाना नहीं या है, लॉगिन का दिखाना ही नहीं है स्टार्ट से, सिर्फ आपको साइनअप दिखाना है। तो वो वाली चीज़ भी एक होती है ना इसके अंदर। अच्छा, ये होगी एक चीज़। अब यहाँ पे आगे जा के आपके पास सारी चीज़ें नज़र आ जाती हैं यहाँ पे, कि भाई प्राइवेसी पॉलिसी का पेज किसको दिखाना है या लॉगिन पॉलिसी का पेज किसको दिखाना है। तो ये वाली सारी चीज़ें जो होती हैं ना, ये सारी चीज़ें पहले इंजीनियर डिसाइड करता है। डिसाइड करने के बाद वो पूरा डॉक्यूमेंट बनाता है, और डॉक्यूमेंट बनाने के बाद वो सारा चीज़ जाती है आपके पास डिज़ाइनर के पास। डिज़ाइनर उसका डिज़ाइन बना के इंजीनियर को वापसी देता है। लॉगिन का बटन कहाँ पर होगा, ये इंजीनियर, हाँ, कलर क्या होगा, बटन को कितना गोल रखना है, कितना चौकोर रखना है। सही है, अगर आप रिस्पॉन्सिव अगर कर रहे हो किसी वेबसाइट को, तो कितने पिक्सल के ऊपर उसका लेआउट चेंज करना है, मोबाइल के अंदर लेके आना है, समझ रहे हो। तो ये सारे काम ना आपको डिज़ाइनर बताता है। अच्छा, डिज़ाइनर डिज़ाइन बना के देता है सॉफ्टवेयर इंजीनियर को वापस। अब इंजीनियर क्या करता है कि फॉर एग्जांपल कोई पूरी ऐप है, अगर ये वाली अगर ऐप है ना हमारा पूरी, तो इंजीनियर क्या करेगा भाई, इस ऐप को ना डिवाइड करेगा डिफरेंट पार्ट्स के अंदर। ठीक है भाई, क्या करेगा, इस ऐप को डिफरेंट पार्ट्स के अंदर डिवाइड करेगा। अगर हम VS कोड की मिसाल लेना, चलो इसको बाद में देखते हैं। अच्छा, वो डिवाइड करेगा पहले इसको, और फॉर एग्जांपल इसने एक ऐप पकड़ी इंजीनियर ने, और उसको उसने डिवाइड करा 3000, उसने उसके टास्क बना दिए। ठीक है ना, यानी 3000 इसके मॉड्यूल हैं, और जब ये 3000 के 3000 मॉड्यूल बन जाएंगे तो उसको हम कंबाइन करके सारी हमारी ऐप रेडी हो जाएगी। तो उसने क्या किया भाई, सारे के सारे टास्क बना दिए और अलग अलग डेवलपर्स को उसने असाइन कर दिए। इस बंदे को मैंने अलग वो दे दिया टास्क, इनको अलग दे दिया, इनको अलग दे दिया। पूरी टीम, जो 10 बंदों की मेरी टीम थी ना, उनको मैंने अलग अलग टास्क सबको दे दिए। आपको ये करना है, आपको ये करना है, आपको ये करना है, आपको ये करना है। आपका जो काम है वो बस UI बनाना है, आपका जो काम है वो बैकएंड बनाना है। अच्छा, UI के अंदर क्या है भाई, अगर VS कोड की हम मिसाल लें तो VS कोड के अंदर ना भाई बाकायदा टीम्स होती हैं इसकी भी। अब टीम्स कैसी होती हैं, ये वाला जो सेक्शन है ना, ये वाला, ये सेक्शन बनाने की अलग टीम है, 2 बंदों की, 3 बंदों की, 4 बंदों की। ये जो ऊपर वाला सेक्शन है ना, ये बनाने की टीम अलग है। ये वाला जो सेक्शन है इसको बनाने की टीम अलग है। अच्छा, टीम कैसे अलग है भाई, सबसे पहले तो ये जो खुलेगा बंद होगा, इसके ऊपर क्लिक हो तो क्या करना है भाई, नई फाइल बनेगी। अच्छा, इसके ऊपर क्लिक हो तो आगे क्या करना है। अच्छा, अब ये मेरे पास सिस्टम खुल गया एक। अब ये वाला जो मेरे पास सिस्टम खुला है ना भाई, बीच में जो खुला है, इस सेक्शन को बनाने की टीम अलग होगी। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर बनाने के लिए ना सेक्शन वाइज काम होता है।
कि भाई ये वाला जो सेक्शन है, ये वाला सेक्शन इस टीम का है, ये वाला जो सेक्शन है, ये वाला सेक्शन उस टीम का है, तो ये वाला सारा सिस्टम है। अच्छा, अब इसके ऊपर आपने क्लिक किया भाई, ये वाला आपके पास खुल गया। कहाँ चला गया भाई, ये रहा। तो ये जो चैट वाला मेरे पास खुला है। अब चैट के अंदर ना ये पूरा चैटिंग करने का जो सिस्टम है, ये पूरा सेक्शन अलग है, ये पूरा सेक्शन एक अलग टीम मैनेज करेगी, दूसरी टीम को हाथ नहीं लगाएगी। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर का काम ये वाला होता है कि भाई वो क्या करता है, सबको टास्क असाइन करेगा और सबसे काम करवाएगा, और जब सबके काम हो जाएंगे, यानी इनसे मैंने काम कराया, इनकी टीम से मैंने बोला कि भाई आपको ना ये वाला साइड बार बनाना है, इन्होंने बना दिया। पीछे जो 4 बंदों की टीम है जी, लेकिन ऐसे नहीं सॉफ्टवेयर बनाना बहुत ज़्यादा महंगा नहीं पड़ जाएगा? भाई ये नीड है, ये ज़रूरत है। मतलब ऐसे तो मेरे को 50-60 डेवलपर से हायर करनी पड़ जाएगी। हाँ काम ही ऐसा होता है ना, तो वेबसाइट के पैसे भी उसी लेवल से आते हैं। भाई पैसे भी उस लेवल के आते हैं ना। फिर अभी तो VS कोड खैर फ्री है अभी तो, लेकिन VS कोड वालों का क्या पता कोई ऐसा सॉफ्टवेयर हो पेड जिससे वो बहुत इसका एक और वर्जन है, वो पैसों में है ना, वो बात खत्म हो गई। वो पैसों में आपके अच्छा, तो मैं क्या बता रहा था भाई, ये जो पहले वाली रो है ना, इनको मैंने बोला कि भाई आप लोग ना ये वाला सेक्शन कंप्लीट करो, ठीक है। मैं अभी मिसाल देता हूँ, मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, ठीक है, और मुझे ना आप सबसे काम करवाना है और मुझे VS कोड बनवाना है आप सबसे, ठीक है। और मुझे पता है कि VS कोड को ना बहुत सारे बंदे इस्तेमाल करेंगे, और इतने सारे बंदों को हायर करने का मकसद भी यही होता है कि अगर मेरी ऐप के ऊपर बहुत सारा बंदे आ गए तो, और बहुत सारा बंदे आ गए और कोई मसला हो गया मेरी ऐप में, ऐप मेरी ब्रेक हो गई, तो मुझे उस चीज़ को हैंडल किस तरह से करना है, समझ आ रही है बात? उस चीज़ को मुझे हैंडल किस तरह से करना है, तो मेरे पास ना बंदे स्पेयर में होने चाहिए इतने ना कि इस चीज़ को मैं कर सकूँ। क्योंकि भाई कोई भी चीज़ अगर आप बना रहे हो ना, तो आप ना उस चीज़ को ब्रेक होना अफोर्ड नहीं कर सकते। यानी अगर सैलानी की अगर बात करूँ ना, ये 5 फ्लोर की बिल्डिंग बनी है हमारे पास, अगर 2-3 इंजीनियर से बनवा लेते तो हो सकता था किसी के दिमाग में से कोई चीज़ रह जाती है ना। कोई बोलता कि भाई यहाँ पे ना ये पिलर बीच में नहीं, उधर बनेगा, उसने बना दिया, पता लग रहा है कि पिलर यहाँ नहीं वहाँ बनना था, बिल्डिंग ही गिर गई, लो भाई करोड़ों का नुकसान, ये क्या हो गया। तो जब ही ना बहुत सारे लोगों से मशवरा किया जाता है, पहले बुलाया जाता है उनको बाकायदा, वो बाकायदा आर्किटेक्चर बनाते हैं और फिर आपस में बहस करके आपस में डिसाइड करते हैं कि अच्छा भाई ये जो पिलर है ना, ये कितना चौड़ा होगा, ये 3 फीट का होगा या 2 फीट का होगा। अच्छा, अब आपको इसके अंदर AC भी रखना है, तो AC की भी जगह बनाओ यहाँ पे, पाइप कहाँ से निकलेगा। अब आपको प्रोजेक्टर भी बनाना है, अब प्रोजेक्टर की सारी वायरिंग कहाँ से जाएगी, समझ रहे हो। तो ये बाकायदा ना सब कुछ प्लान करके बनाया जाता है। इवन दो कि जिस चेयर के ऊपर आप लोग बैठे हो ना अभी, चेयर के, अच्छा अब ये बताओ कि हम ऐसे बैठ के प्रोग्रामिंग करते हैं, हम ऐसे बैठ के कंप्यूटर चलाते हैं, हम लेट के क्यों नहीं चलाते, वाई? सर ऐसे बैठ के कंफर्ट होता है ना सर। कंफर्ट तो होता है, देखो सुस्ती हो जाती है ना। रिसर्च एक ये है कि भाई जब आप ऐसे बैठ के प्रोग्रामिंग करते हो ना चेयर के ऊपर बैठ के, तो ह्यूमन बॉडी जो है ना, इंसान की जो बॉडी है, वो ऐसे बैठ के 8 घंटे तक आराम से ऐसे बैठ सकती है। अगर आप ज़मीन पे बैठोगे ना पार्टी मार के 8 घंटे, तो आपके दर्द हो जाएगा भाई, कमर में दर्द हो, पैर में दर्द हो गया, कमर में दर्द हो गया। मस्जिद के अंदर बैठते हो ना सब, यस सर। कोई बयान होता है तो कभी पैर ऐसे करना पड़ता है, कभी वैसे करना पड़ता है ना। तो चेयर के अंदर ये मसले नहीं होते। अच्छा, अब चेयर के अंदर भी एक चीज़ होती है कि भाई चेयर को आपने कितना ऊंचा रखना है ना, हाइट के हिसाब से हाइट के हिसाब से पता नहीं 30 सेंटीमीटर होती है, कितनी होती है, फिर वो पूरा स्टैंडर्ड है। अच्छा, अगर थोड़ा लंबा बंदा है तो उसकी थोड़ी चेयर थोड़ी लंबी होती है, फिर है ना, ये वाली चीज़ होती है सारी। और चेयर के अंदर ये जो आपने जो कंफर्ट सारा लगा हुआ है, ये चेयर खड़े होती हो तो बंद हो जाती है ना, ये वाली भी इन्होंने पूरा प्री प्लान करके सोच के सारा चीज़ें बनाई हुई हैं, स्पेस आगे बचे। तो यही वाली चीज़ है भाई, यही फ़र्क है एक गाड़ी में और एक रक्शे में। अब रक्शे के अंदर आप बैठते हो, बैठ के आप चले जाते हो, लेकिन रक्शे को तो बनाया किसी मैकेनिक ने, वैसे तो उसको किसी इंजीनियर ने ही बनाया रक्शे को ना, लेकिन गाड़ी ना किसी और बंदे ने बनाई है, किसी लेवल के बंदे ने बनाई है। उसको पता है कि गाड़ी के अंदर सीट मुझे कहाँ रखनी है, सारी वायरिंग मुझे कहाँ से निकालनी है, कहाँ पे रखनी है, समझ रहे हो। तो ये वाली सारी चीज़ें। अच्छा, तो वापसी आते हैं यहाँ पे। अब फॉर एग्जाम्पल मैंने पहली वाली रो को बोला कि भाई आपने ना ये वाला काम करना है, उसके पीछे वाली रो को मैंने बोला कि आपको ये वाला काम देखना है। अच्छा, ये जो 4 बंदे बैठे हैं इनको मैंने बोला आपने इस सेक्शन के ऊपर काम करना है, और पीछे के जो लास्ट में जो 4 बंदे बैठे उनको मैंने बोला आपने इस टॉप बार के ऊपर काम करना है। अब आपने काम किया, आपने सारा काम कर लिया भाई सब कंप्लीट। अब उनका कोड अलग है, इनका अलग है, उनका अलग है, उनका अलग है।
अब चारों के कोड को मर्ज करना है, वो मर्ज कौन करेगा? वो इंजीनियर करेगा बैठ के। चारों के सेक्शंस को बिल्कुल हमें बिल्कुल ऐसा करना है कि कोई मसला ही ना है ना, एक ही लगे, ऐसा लगे कि बिल्कुल एक ही बंदे ने काम किया है। तो अब इनका कोड मैंने अलग रखा है यहाँ पे, उनका कोड मैंने अलग रखा, उनका अलग रखा, उनका अलग रखा मैंने कोड ना सारा। तो इसके अंदर भी ये टाइम टेकिंग चीज़ है। एक तो आपने कोडिंग अलग अलग करवाई, ऊपर से आप उसको आपको मर्ज भी करना है, मैनेज भी करना है। समझ आ रही है बात? तो ये भी एक मसला है ना। तो फंक्शनल प्रोग्रामिंग के अंदर अगर हम ये वाला काम करें कि ये वाला काम हो गया, ये वाली चीज़ हो गई, अच्छा फिर ये वाली चीज़ अलग बंदे ने बनाई है, अलग बंदे ने बनाई है, तो ये बहुत ज़्यादा टाइम कॉस्टली पड़ता है, यानी इसके अंदर टाइम बहुत ज़्यादा जाता है हमारा। तो इसी वजह से हमारे पास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को हमें इस्तेमाल करना पड़ा। यानी जो बड़े टास्क जो होते हैं ना, बड़े जो सॉफ्टवेयर बनते हैं जहाँ पे बाकायदा टीम्स अलग अलग टास्क के ऊपर काम कर रही होती हैं, तो वहाँ पे आपको फिर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की नीड पड़ती है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर ये होता है कि अगर आप एक वेरिएबल भी बना रहे हो ना, हमने जो वेरिएबल पढ़ा है वो नंबर, बूलियन, स्ट्रिंग, एरे, ऑब्जेक्ट पढ़ा है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर ये होता है कि वेरिएबल जो होगा ना वो भी हमारी मर्जी का होगा। ठीक है, वेरिएबल की जो टाइप होगी ना, कि वेरिएबल कैसा दिखेगा, वेरिएबल के अंदर डेटा कौन सा जाएगा, नंबर होगा, स्ट्रिंग होगा, क्या होगा, वो भी हमारी मर्जी का ही होगा। तो अभी भी हमारी मर्जी का ही है। अगर मैं आपको बोलूँ कि मेरा जो वेरिएबल है वो कुछ इस तरह का दिखेगा, प्रॉमिस टू खोल लेते हैं। मैंने बोला मेरा जो वेरिएबल है ना उसके अंदर सिर्फ, हाँ उसके अंदर सिर्फ एक ही चीज़ होगी प्राइस। वो जो प्राइस होगी वो एक नंबर होगी बस। उस वेरिएबल में प्राइस के अलावा कोई और चीज़ नहीं आ सकती। अच्छा, अब उस वेरिएबल को अपडेट करने के लिए मुझे एक फंक्शन चाहिए होगा, तो मैंने बोला कि भाई उस वेरिएबल को अगर आप अपडेट करोगे ना, आपने बोला कि भाई ऐड टू, तो अब आप यहाँ पे आके फंक्शन बनाओगे बकायदा। आप बोलोगे भाई प्राइस प्लस 2, ठीक है। तो इस तरह से कुछ चीज़ें आपको करना पड़ती हैं ऊप्स के अंदर ना। अच्छा, अब फॉर एग्जांपल ये वाली जो टीम है ना, पहली वाली, ये काम कर रही है एक सेक्शन के ऊपर। अब उस सेक्शन के अंदर क्या होता है भाई, एक अदद इस्तेमाल होता है बटन। क्या होता है भाई, एक अदद बटन इस्तेमाल होता है। अब वो वाली जो टीम है ना, वो काम कर रहे हैं इसके अंदर, उनके पास भी सेम बटन इस्तेमाल होना चाहिए, लेकिन टीम अलग अलग है। अब सेम बटन कहाँ से लाओगे भाई? फिग्मा पे तो डिज़ाइन सेम है, लेकिन वो कोड अलग कर रहा है, वो कोड अलग कर रहा है। उसके बाद जो बटन का कोड है वो अलग है, और वो जो लिखेगा ना वो कोड अलग लिखेगा अपने पास बटन का, वाली टीम का बंदा। अब फॉर एग्जांपल इसने जो बटन बनाया ना, उसने बता दिया बड़ा अच्छा बटन बनाया, उसने लोडिंग शोडिंग उसके अंदर सही हो रही है, और जब वो बटन लोड होता है ना तो उसके अंदर लोडिंग बाकायदा लिखा हुआ आता है। अब उन्होंने जो बटन बनाया ना, उन्होंने जब लोडिंग होती है तो उनके बटन के अंदर बाकायदा लोडर आता है। अब चेंज हो गया ना, ये वो लोडिंग दिखा रहा है लिखा हुआ, और वो घूमता हुआ लोडर दिखा रहा है। तो ये भी एक मसला होता है चीज़ के अंदर ना। तो दोनों जो टीम्स हैं वो सेम बटन का इस्तेमाल करेंगी, बटन का कोड एक जगह बनेगा, वो भी वहीं से उठाएगा, वो भी वहीं से उठाएगा। तो पीछे की टीम से ना दो, वो भी वहीं से कोड उठाएंगी बटन का, ठीक है। अच्छा, अब अगर बटन के अंदर कुछ चेंजेस आपने करने हैं, फॉर एग्जाम्पल एक बटन था, आपने उसको 1000 जगह इस्तेमाल कर दिया, ले भाई अब क्लाइंट आया आपके पास, उसने बोला बटन आपने ना कुछ ज़्यादा गोल कर दिया, इसको थोड़ा चकोर करो, या इसके अंदर ना आपने पैडिंग बहुत ज़्यादा दे दी बटन के अंदर, इसको थोड़ा चेंज करो। अब आप 1000 जगह जाकर चेंज करोगे, सही है। तो इसके अंदर भी नीड पड़ती है कभी कभी हमें ना। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो है वो आपका, जो सॉफ्टवेयर डेवलपर होते हैं ना, जो कोडिंग करते हैं, उनको तो पसंद नहीं है, लेकिन इंजीनियर्स को बहुत पसंद है, क्योंकि उनका काम आसान हो जाता है। उनको बाकायदा सबका कोड उठा के एक एक करके मर्ज नहीं करना पड़ता। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के अंदर यही होता है कि भाई हर चीज़ के अलग अलग चीज़ें, हर चीज़ के अपने अपने सारे फंक्शन बने होते हैं। उसी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के फंक्शन को ये वाली टीम भी इस्तेमाल करेगी, वो वाली टीम भी इस्तेमाल करेगी। कोड चेंज नहीं होता, कोड चेंज नहीं होता, कोड सेम रहता है, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि पूरी जो टीम होती है ना, 100 बंदों की या 50 बंदों की, वो बिल्कुल एक ही पेज के ऊपर खड़ी होती है, बिल्कुल एक ही प्लेटफॉर्म पे होती है, एक ही पेज पे होती है। उनको एग्जैक्टली पता होता है कि एरर अगर आएगा तो कहाँ आएगा, किस लाइन के अंदर आएगा, उसको सॉल्व कैसे करना है मुझे, ठीक है। तो ये डिफरेंस था आपके पास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग और फंक्शनल प्रोग्रामिंग के अंदर, सही है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड
प्रोग्रामिंग इंजीनियर के लिए कैसा आसान है, क्योंकि काम तो सेम है ना, उसको मर्ज तो एंड में करना है ना उसको। मर्ज उसको एंड में करना है। देखो मिसाल के तौर पे लेकिन हर बंदा अपने घर पे अलग अलग प्रोग्रामिंग करना है, जैसे हम अलग सेक्शन पे कर रहे हैं वो अलग पे कर रहे हैं। वो अलग पे कर रहा है, आप अलग पे कर रहे हो। अब मैंने बटन की मिसाल दी ना आपको, बटन की मिसाल दी ना, जैसे उसने अलग बटन बनाया, आपने अलग बना दिया बटन, लेकिन बटन होना सेम चाहिए, बराबर एक जैसा होना चाहिए। पूरी ऐप का बटन चेंज अलग तो नहीं होना चाहिए। या अगर मैं किसी इनपुट की मिसाल लूँ तो हर जगह पे आपको जो इनपुट है वो सेम होना चाहिए, वो अलग अलग नहीं होना चाहिए भाई। अलग अलग हो गया तो मसला होगा। सही है। अब आपने अलग बटन बनाया और उसने अलग बटन बनाया। ऊप में क्या होता है सर? ऊप के अंदर ये होता है कि भाई जो वेरिएबल बनता है ना वो आपकी मर्जी का बनता है, उसके अंदर जो बटन जो दिखेगा वो कैसा दिखेगा वो भी आपकी मर्जी का होता है। अब उस बटन के अंदर अगर आपको कुछ चेंज भी करना है ना तो आपको वो 1000 जगह जाकर चेंज नहीं करना पड़ेगा। आप सिंपल उस ऊप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वाले ऑब्जेक्ट के अंदर जाओगे और वहाँ जाके बस सिंपल आप चेंज कर दोगे, ठीक है। और कोड जो मर्ज करना होता है ना वो भी आसान होता है इसके अंदर। अब वो कैसे होता है वो फिर अलग कहानी आएगी ना। तो यहाँ पे हाँ क्या कह रहे हो? सर आपने कहा था कि 99% वेबसाइट में जावास्क्रिप्ट यूज होती है जी। एआई के लिए, एआई के लिए पाइथन सीखते हैं। अच्छा पाइथन के ऊपर भी ना वेब बन जाती है। पाइथन के ऊपर भी क्या भाई वेब तो बन जाती है, लेकिन वो एट द एंड ना HTML ही आपको लिखना पड़ता है उसके अंदर, ठीक है। खाली पाइथन नहीं बनेगी, खाली पाइथन से नहीं बनेगी, प्योर पाइथन से आप नहीं बना सकते। प्योर पाइथन से आप बस एआई के ऊपर काम कर सकते हो या बैकएंड लिख सकते हो। बस जो वेबसाइट होगी ना आपकी वो आपको पाइथन के ऊपर ही बनाना पड़ेगी। अच्छा पाइथन के अंदर भी एक चीज़ होती है जेंगो। पाइथन पे जो वेबसाइट बनती है ना वो जेंगो बोलते हैं उसको, डी साइलेंट होता है। तो पाइथन के अंदर जो पाइथन के ऊपर ना प्योर पाइथन के ऊपर वेबसाइट नहीं बनती। पाइथन की भी एक अलग से आपको लाइब्रेरी इंस्टॉल करना पड़ती है जेंगो के नाम की, उसके ऊपर आपको भी सारा काम करना पड़ता है, ठीक है। मैं ज़रा दिखा देता हूँ जेंगो कोड कैसा होता है। हम आगे पढ़ेंगे ना ठीक है। नहीं यार अभी तो पढ़ा है कि 99% जो होती हैं वो सारी आपकी उसके ऊपर होती हैं। नहीं अभी तो इस कोर्स के बाद 1 साल तक इंडस्ट्री के अंदर जावास्क्रिप्ट के ऊपर ही काम करो, उसके बाद कभी सीखना ना पाइथन नीड हुई तो, ठीक है। अच्छा मैं कहाँ था, यहाँ था ना मैं। ये देखो देखो जेंगो के अंदर भी ऐसा कोड है सारा, पूरी आपने HTML लिखी हुई है। ये देखो पूरा HTML का काम होता है जेंगो में, पूरा टोटली HTML है, ठीक है। अच्छा और क्या बता रहा था मैं? जेंगो के बारे में बताएं। जूम करें चुम करूँ? उसमें अलग क्या है? देखो CSS लोड हो रही है जी, ये जेंगो है। ये सारा काम आपको जेंगो के अंदर है। फ्रेमवर्क है लाइब्रेरी ये यार ये पता नहीं लाइब्रेरी है फ्रेमवर्क क्या है, मैंने भी सीखी है बस, ये मैंने काम नहीं किया इसका, काम नहीं किया। अच्छा जो पुरानी जो वेबसाइटें होती है ना वो बनती है जेंगो और पाइथन के ऊपर, जो नई जो बनती है ना अच्छा अव्वल तो बात ये है कि जेंगो और पाइथन जो है ना वो लोड होने में बहुत ज़्यादा टाइम लेती है, सीधी बात है, बहुत टाइम लेती है। आपके 3 से 4 या 5 सेकंड आपके कहीं नहीं गए, 5 6 7 8 सम टाइम 10 सेकंड होते हैं। मैं दिखाता हूँ ना आपको, एक बनाई है इन्होंने PHP के ऊपर ना, ये देखो ये लोड ही होता रहेगा बस, भूल जाओ इसको। सर आपको याद है वेबसाइट पर जावा से भी खुल गया, आप देखने कौन सा पहले खुलता है। ये जावास्क्रिप्ट है, ये आपकी PHP बनी हुई है, ये लोड ही हो रही है बाजी अभी तक, ये कब क्यों खुल गई, ठीक है ना। तो जो एडवांस चीज़ होती है ना उसके परफॉर्मेंस के ऊपर भी सारा फर्क पड़ता है। यही वजह है कि हम यहाँ पे जावास्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं, हम PHP पाइथन जेंगो या वो जो C++ नहीं पढ़ रहे, वो पुरानी हो गई हैं बहुत, वो आउटडेटेड हो गई हैं सारी, वो लोड होने में बहुत टाइम लेती हैं। ये होती रहेगी लोड भाई, अभी भी लोड हो रही है ना, यहाँ देखो ना, ये तो दिखता रहेगा यहाँ पे आपको, अभी ये देखो ना ये लोड हो रहा है अभी तक, ठीक है। तो ये वाला डिफरेंस है हमारे पास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में और फंक्शनल प्रोग्रामिंग के अंदर, ठीक है। पुरानी तरह से कोड लिखने में और नई तरह से कोड लिखने में आपके पास ये वाला सारा डिफरेंस है और कुछ नहीं है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की सारी थ्योरी हमने आज की क्लास में पढ़ ली है। आगे जो हमारा ऊप्स के अंदर कोडिंग जो करनी है, वैसे तो अभी थोड़ी बहुत थ्योरी और रहती है, क्योंकि थ्योरी पहले समझ लो, क्योंकि जावास्क्रिप्ट के अंदर ना ऊप्स मुश्किल है काफ़ी, सही है। तो इंशाल्लाह फिर देखते हैं आगे क्या करना है हमें।
आगे हो सकता है कि हमें थोड़ी सी थ्योरी और पढ़ना पड़े। सही है, थ्योरी के बाद फिर हम सारा प्रैक्टिकल वर्क अपना स्टार्ट करेंगे। अच्छे से पढ़ के फिर आगे बढ़ेंगे ताकि समझ में तो आए।